हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाला हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर आप पूरा देखोगे तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव होंगे। तो आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस के बारे में। कार्ब एनायंस में कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने सम सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आइए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इसके अंदर पूछा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्ब एनायन। कुछ कार्ब एनायन आपके सामने है और आपसे स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है। एक बार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिप्रेजेंट कर रखे हैं उनको ध्यान से देखिएगा। एज ए डिफरेंस अगर अपन बात कर लें तो बच्चों फर्स्ट वाली स्पीसीज में सैचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव है, कुल मिला के 3 सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज एक है, तो इसको अपन बोलेंगे sp3 कार्बन। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अनसैचुरेशन है, इस कार्बन पे 2 सिग्मा और एक लोकलाइज नेगेटिव है, तो इसको बोला जाएगा sp2 कार्बन। और सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले की बात कर लूं तो ये भी एक प्रकार का अनसैचुरेटेड कार्ब एनायन है, लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसके अलावा एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको बोला जाएगा sp कार्बन। ठीक है ना, यानी डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना करके क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है और स्टेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो कंसेप्ट काम में आता है वो सीधा सीधा ये है कि जो स्टेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर आप बोल सकते हैं एस कैरेक्टर के। ठीक है ना, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर एस कैरेक्टर के। इसी को कई बार अलग शब्दों में कई बार हम ऐसे भी लिखा देते हैं नेगेटिव ऑन मोर ईएन विल बी मोर स्टेबल। और आप अच्छी तरह से पहचान गए होंगे कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसमें s कैरेक्टर 50% है, यानी रिलेटिवली सबसे ज्यादा, दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद नंबर आ जाएगा sp2 का और सबसे लास्ट में नंबर आ जाएगा sp3 का। तो आइए वाला जो आंसर है इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सबसे आगे 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो बी जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे मैक्सिमम स्टेबल कार्ब एनायन पहचानने को बोला जा रहा है। मैंने क्यों बोला उसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्योंकि चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार से सैचुरेशन या अनसैचुरेशन का डिफरेंसेस दिखा रखा है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये हो गया sp3 कार्बन, इसको ध्यान से देखिए, ये हो गया वापस से sp2 कार्बन, इसको ध्यान से देखिए बच्चों ये हो जाएगा sp कार्बन। और इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 और एक लोकलाइज नेगेटिव है, यानी टोटल हो गया 3 और 3 के हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये हो जाएगा sp2। तो एक तो वही रूल लगा लीजिए नेगेटिव ऑन मोर ईएन विल बी मोर स्टेबल, और जैसे ही वो वाला रूल लगा करके आप सोचोगे तो बड़ी आसानी से आप पहचान जाओगे कि ये वाला नहीं, बी वाला नहीं, बल्कि जो डी वाला ऑप्शन है इसको मैक्सिमम स्टेबल माना जाएगा। एक और चीज यहां बताना चाहूंगा, कई बच्चे सोचते हैं कि यार इस सेकंड वाले में तो रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। अरे बेटा, रेजोनेंस पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? जो नेगेटिव चार्ज है तो लोकलाइज्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है तो वो वहीं का वहीं रहेगा, और वहीं का वहीं रहेगा तो उसके कार्बन का ऑलरेडी हमने कंसिडरेशन कर लिया है। इसलिए इस प्रकार के ऑप्शन में ये गलती मत करिएगा कि रेजोनेंस बोल करके इसको आप ज्यादा स्टेबल मान लें, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए बच्चों, नेगेटिव चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब बच्चों कुछ रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं रेजोनेंस केवल कार्ब एनायन में ही नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा वर्सेटाइल फिनोमिना माना जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कार्ब एनायन है जिसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल नहीं होगा। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या है?
किसी भी कंपाउंड में अगर नेगेटिव चार्ज के ऑल्टरनेट पर पाई बॉन्ड आ जाता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि बोला नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बच्चों इस तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो इसमें रेजोनेंस होगा। ऑप्शन नंबर 2 में अगेन कॉन्जुगेशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो रेजोनेंस होगा। ठीक है, वो एक अलग बात है, नेगेटिव और ज्यादा डीलोकलाइज हो जाएगा, बट ठीक है, अभी यहां पर प्रेजेंट या एब्सेंट से मतलब है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात कर लूं तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज के ऑल्टरनेट पर पाई बॉन्ड आ रहा है तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 था इसमें नेगेटिव चार्ज था सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज था सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव है। और आप बोलोगे सर ये तो वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। यस, तो कुल मिला के हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि नेगेटिव चार्ज अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर है और भले उसके ऑल्टरनेट पर पाई बॉन्ड नजर आ रहा है तो इस तरह की सिचुएशन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस नहीं कर पाता, लोकलाइज रहता है। रेजोनेंस करेगा तो कौन करेगा? पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के आपसे जो नो रेजोनेंस पूछा जा रहा था वो ऑप्शन नंबर 3 में होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन आपको रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन यहां पर कुछ फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिए गए है ना। हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का होगा और मेरे हिसाब से बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आने वाले आपके नीट और जेईई एग्जामिनेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन आखिर कौन सा है। तो बच्चों फर्स्ट वाले में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है और आफ्टर रेजोनेंस सेकंड वाले में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर जाएगा? कार्बन के ऊपर। थर्ड वाले में भी कॉन्जुगेशन है या रेजोनेंस होगा और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने के बाद कहां जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात कर लूं तो इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, रेजोनेंस का मतलब होता है चलता फिरता नेगेटिव चार्ज। अब आप नेगेटिव चार्ज को जब डीलोकलाइज कराते हैं या चलाते हैं तो आपको ये देखना होता है सबसे पहले कि वो किस प्रकार के एलिमेंट पर जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जाकर के बैठ गया तो वो वहां से हिलेगा नहीं, वहां से हटेगा नहीं, और इसीलिए उसकी जो स्टेबिलिटी है वो नेगेटिव ऑन मोरियन के हिसाब से ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो आई होप इस हिंट के बाद, इस कंसेप्ट के बाद आप आंसर समझ गए होंगे कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। और रीजन क्या हो गया कि अल्टीमेटली रेजोनेंस तो 2, 3, 4 सभी में है, लेकिन इसमें नेगेटिव जो है वो मोर ईएन पर मेंटेन है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर ईएन पर चला गया और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली सबसे ज्यादा मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है, वो हमें यहां पर चूज करना है, अरेंज करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले वाले नेगेटिव में रेजोनेंस होगा इस तरीके से, दूसरे वाले नेगेटिव में रेजोनेंस होगा इस तरीके से, एक एक बार पॉसिबल है। और इस वाले में नेगेटिव चार्ज यहां से भी रेजोनेंस कर लेगा और नेगेटिव चार्ज यहां से भी रेजोनेंस कर लेगा। तो कुल मिलाकर के थर्ड वाले में मैं बोलूंगा कि जो डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ओ नेगेटिव का बनना भी फेवरेबल है, ओके, बट ओ नेगेटिव तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी बन रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में भी बन रहा है, लेकिन फर्स्ट की तुलना में इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों थर्ड वाला आएगा सबसे आगे। और इसके अलावा जब आप फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस को देखोगे तो रेजोनेंस तो दोनों में बराबर सा है, लेकिन फर्स्ट वाले में आफ्टर रेजोनेंस ओ नेगेटिव बनेगा जबकि सेकंड वाले में सी नेगेटिव। और ईएन रूल के हिसाब से जो कंपाउंड नंबर फर्स्ट है उसकी स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा मानी जानी चाहिए, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें बेंजाइलिक कार्ब एनायन आपको दे रखे हैं, और अगेन एज यूजुअल मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन यहां पर आपको पहचानने को बोला जा रहा है। भाई देखिए क्वेश्चंस बनते क्या हैं, या तो आपसे मैक्सिमम स्टेबल पूछ लेंगे, या फिर आपसे मिनिमम स्टेबल पूछ लेंगे, या फिर आपसे ऑर्डर पूछ लेंगे। तो हमने जो क्वेश्चन चूज करे हैं इसमें आप मान करके चलिए कि जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं उन सभी के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन देखें तो फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज
बेंजीन वाले पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन पर तो नहीं है, ऑल्टरनेट पर तो नहीं है, तो इसको अपन लोकलाइज मानेंगे, यानी इसमें रेजोनेंस नहीं होगा ऐसा अपन मान करके चलेंगे। जबकि सेकंड वाले में रेजोनेंस पॉसिबल, वाओ, थर्ड वाले में रेजोनेंस पॉसिबल, वाओ, फोर्थ वाले में भी रेजोनेंस पॉसिबल, वाओ। तो रेजोनेंस नहीं होना नॉट फेवरेबल हो गया, तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट तो नहीं हो पाएगा, 2, 3, 4 इसमें से एक होगा। अब बच्चों नेगेटिव का रेजोनेंस तो 2, 3, 4 सभी में है, लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो थर्ड और फोर्थ में सेकंड वाले की तुलना में एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप जोड़ रखा है, थर्ड वाले में लोन पेयर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जो कि ऐसे रेजोनेंस करेगा। और ये जो रेजोनेंस है ये एक तरह से कार्ब एनायन के लिए फेवरेबल नहीं, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नॉट फेवरेबल है। और टेक्निकली इसको मैं बोलूंगा प्लस आर या फिर प्लस एम। आर का मतलब रेजोनेंस और एम का मतलब मीजोमेरिक। जबकि यहां पर बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले यहां पे आया, फिर यही नेगेटिव चार्ज यहां पे आया और अल्टीमेटली ये ऐसा रेजोनेंस कर लेगा। तो यहां पर सेम डायरेक्शन होने की वजह से फेवरेबल है और उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस एम। और बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, एज अ रूल अगर मैं बात कर लूं तो कार्ब एनायन में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो स्टेबिलिटी माइनस एम से और माइनस आई से बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो प्लस एम या प्लस आई होता है उससे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती हुई नजर आती है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, सुनने के बाद आंसर आपको नजर आ गया होगा कि जो कंपाउंड नंबर 4 है इसके अंदर एडिशनली माइनस एम काम कर रहा है, जो कि बेंजाइलिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव बनेगा जिसमें ईएन बेनिफिट हो जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एज यूजुअल बेंजाइलिक कार्बन आयन है और उसकी स्टेबिलिटी आपको बतानी है, तो उसको तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया माइनस एम वाला ग्रुप, ये हो गया प्लस एम वाला ग्रुप और ये हो गया रेफरेंस। ठीक है ना, यहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना, यहां पर आपको ऑर्डर बताना है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया बिंदास उसी को फॉलो करिए। माइनस एम स्टेबिलिटी के लिए फेवरेबल है तो सबसे आगे आएगा फर्स्ट, और प्लस एम नॉट फेवरेबल है तो सेकंड जाएगा सबसे पीछे और थर्ड वाला आ जाएगा बीच में। तो इसी बिहाफ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पूछी जा रही है, ध्यान से देखिए। बेंजाइलिक कार्ब एनायन में यहां पर तो पैरा पोजीशन यूज करते हुए नाइट्रो दिखा रखा है और यहां पर मेटा पोजीशन दिखा करके नाइट्रो दिखा रखा है और आपको आंसर बता रखा है ना, ज्यादा टेंशन नहीं दे रखी, आपको आंसर बता रखा है। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है कि भैया ऐसा होता है, रीजन बताओ क्यों होता है ना, कौन सा फैक्टर यहां पर काम करेगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए और इस ध्यान रखने वाली बात को अप्लाई करके देखिए, है ना। जैसे मैंने अभी बताया, एक बार फिर बता देता हूं। देखिए इसके अंदर आप रेजोनेंस ऐसे करते हैं तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर लेता है तो उस रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है और ये वाली पोजीशन एन डबल बॉन्ड ओ के ऑल्टरनेट पर है और इसलिए बड़ी आसानी से इसमें रेजोनेंस हो जाता है, जिसको माइनस एम या माइनस आर बोला जाता है। तो हम जो बोलते हैं ना कि पैरा पोजीशन पर बेंजाइलिक कार्बन आयन में अगर कोई ग्रुप आ जाए तो आप मेसोमेरिक लगा सकते हैं, उसका रीजन होता है ये। इस तरह से आप उसको अप्लाई किया करिए। जबकि मेटा की अगर अपन बात कर लें तो भैया देखो ना, याद क्यों करना यार, माइनस यहां पे आया, अब यही माइनस चल करके यहां पे आया, यही माइनस चल करके यहां पर आया, तो कुल मिला के ये जो चलता फिरता नेगेटिव है इससे नाइट्रो इंटरेक्शन तो नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस तो नहीं कर पाएगा। और इसीलिए टेक्निकली बोला जाता है इस प्रकार के हर क्वेश्चन में क्या, मेसोमेरिक 8 मेटा इज इक्वल टू 0, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल। और आप जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप का क्या लगेगा, माइनस आई। अरे बाबा माइनस आई तो यहां भी लगेगा, लेकिन रेजोनेंस यानी मेसोमेरिक जो वो इंडक्टिव से काफी ज्यादा बड़ा है और सेकंड वाले में रेजोनेंस यानी कि माइनस एम नहीं है जबकि फर्स्ट वाले में है, तो इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो केवल और केवल माइनस एम से आप बिंदास समझा सकते हैं। तो आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि सही रीजन आखिर कौन सा है। 180 डिग्री मैथ्स थोड़ी ने भाई। नाइट्रो ऑपरेट बोथ माइनस आई एंड माइनस एम इन फर्स्ट, ओके।
माइनस आई इज वीकर। देखिए माइनस आई की बात ही नहीं करेंगे, जब रेजोनेंस आंसर आ रहा है तो अपन रेजोनेंस की बात पहले करेंगे, और रेजोनेंस से ही आंसर आ गया तो आप इंडक्टिव को इग्नोर कर सकते हैं, वो कम ज्यादा कैसे भी आ जाए आप उसको अवॉइड कर दिया करिए। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द दीज कार्ब एनायन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। लैंग्वेज तो वही है जो ऊपर आई थी, लेकिन बच्चों स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान से देखिए। पहले वाले ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज के ऑल्टरनेट पर कीटोनिक ग्रुप है, तो बड़े आराम से आप उसको रेजोनेंस करा सकते हैं, एट अ टाइम लेफ्ट हैंड साइड, एट अ टाइम राइट हैंड साइड। सेकंड वाले में भी एक नॉर्मल साइकिल दे रखी है और उसके ऑल्टरनेट पर पाई बॉन्ड है, तो इसमें भी आप रेजोनेंस करा सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिएगा कंपाउंड नंबर थर्ड को, ये है आपके सामने बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है बच्चों? ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 साइकिल आपको अल्टीमेटली नजर आ रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर अगर आप रेजोनेंस करोगे तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, ब्रिजेड कार्बन पे बनेगा। हमारे आप नेगेटिव चला करके यहां लाओगे तो ये ब्रिजेड कार्बन है ना। सब ब्रिजेड कार्बन क्या होता है? दोनों साइकिल का कॉमन पॉइंट या जंक्शन। तो बच्चों एक रूल होता है ब्रिट साइंटिस्ट का दिया हुआ, और वो रूल कहता है, लिख देता हूं आपके लिए, ब्रिट्स रूल, bridgehead carbon cannot have double bond। ब्रिजेड कार्बन पे डबल बॉन्ड अलाउड या पॉसिबल नहीं होता है, तो भैया यहां पे डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंपाउंड नंबर थर्ड जाएगा। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये है स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें अगेन आपसे मोस्ट स्टेबल कार्बन एन पूछा जा रहा है। अब देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन भी बड़े फेमस एलिमेंट होते हैं जो अक्सर क्वेश्चंस में दे दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक इस प्रकार का क्वेश्चन है जो क्लोरोफॉर्म की एसिडिक नेचर निकालने में भी आपके काम आता है, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है, और अपकमिंग क्लासेस में अपन एसिडिक बेसिक नेचर को भी डिस्कस करेंगे। बट अभी टू द पॉइंट कार्ब एनायंस की अगर अपन बात कर लें तो आप इतना सा कंसेप्ट दिमाग में रखो कि यार क्लोरीन है, तो आप समझते हैं कि क्लोरीन के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, यानी ऐसा ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और नेगेटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन पर या ठीक पड़ोस में ही क्लोरीन अवेलेबल है विच इज हैविंग अ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो बच्चों ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में डिस्पर्स हो जाएगा, जिसको अपन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या कई बार बैक बॉन्डिंग में नाम देते हैं। इस प्रकार का रेजोनेंस कंपाउंड नंबर थर्ड में तो नहीं है। अरे बाबा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है ना फ्लोरीन के पास, तो नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड की तो बात करने का मतलब ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के बिहाफ पर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। इस क्वेश्चन में एक मैसेज आपके सामने है जो मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूं कि यार रेजोनेंस जो होता है ना, वो इंडक्टिव से स्ट्रॉन्गर फिनोमिना होता है, और इसीलिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं तो पहले आप रेजोनेंस सोचिए और इंडक्टिव की बात बाद में करिए। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी बेल आइकन को दबा करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, डू योर बेस्ट।